दिल्ली की बारिश अजीब होती है, ये शहर को धोती नहीं, बस उसकी थकान को और गहरा कर देती है। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बादल आधी रात के आसपास बरसे, फिर थमे और पीछे छोड़ गई वो नमी जो सुबह तक हड्डियों में उतर आती है। तुगलक क्रिसेंट की उस गली में जहां हर बंगले के गेट पर बरसों पुराने गुलमोहर के पेड़ खड़े हैं। रात के 3:15 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने इस इलाके की नींद, इसकी शराफत और इसकी खामोशी तीनों को एक साथ तोड़ दिया। बंगला नंबर 14, रिटायर्ड जस्टिस दिनेश वर्धन का घर। सफेद पत्थर की वो इमारत जिसकी बालकनियों पर सालों से एक ही रंग का पेंट होता आया है। आज पहली बार वो इमारत पुलिस की लाल नीली बत्तियों से नहा रही थी। गेट के बाहर 3 गाड़ियां तिरछी खड़ी थी, जैसे जल्दबाजी में रुकी हो, जैसे उन्हें भी अंदाजा न रहा हो कि आगे क्या मिलने वाला है। सब इंस्पेक्टर नीरज लाठिया जैसे ही गाड़ी से उतरे तो उसके जूतों के नीचे से गिल्ली मिट्टी की एक अलग सी आवाज आई, नरम, दबी हुई, जैसे जमीन खुद भी सहम गई हो। ये उसका पहला हफ्ता था क्राइम ब्रांच में। अब तक का सबसे बड़ा काम पुरानी फाइलों का धूल झाड़ना ही रहा था, और आज रात अचानक उसे एक ऐसे बंगले के सामने खड़ा कर दिया गया था जहां दिल्ली की सबसे पुरानी अदालती इज्जत में से एक चंद घंटों पहले दम तोड़ चुकी थी। अंदर मत जाना। आवाज भारी थी, गीली सड़क पर भी अपनी जगह जमी हुई। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी, उसकी खाकी वर्दी पर बारिश की कुछ बूंदें अब भी चमक रही थी। मूंछें ऐसी जैसे किसी पुराने अखबार की तस्वीर से उतरी हो। बाजू पर बैज लगा था, हेड कांस्टेबल हाथीराम। साहब का हुक्म है, हाथीराम ने कहा। जब तक एसीपी चांदराम साहब खुद न पहुंचे कोई कदम अंदर नहीं। यहां तक कि मैंने खुद भी सिर्फ दरवाजा तोड़ने के बाद जितना जरूरी था उतना ही देखा, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। आप सर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, नीरज लाठिया ने कहा। 15 साल। हाथीराम की आवाज में एक अजीब सा फकर था, वो किस्म का फकर जो सिर्फ बरसों की गवाही से आ सकता है। और इन 15 सालों में मैंने एक बात सीखी है, नहीं साहब, चांदराम साहब के आने से पहले जो कमरा सिर्फ एक लाश की जगह होता है, उनके आने के बाद वो एक कहानी बन जाता है। वो हर एक कोना अपनी कहानी खुद से बयान करता है। हर चीज अपनी जगह बोलने लगती है, बस उसे सुनना आना चाहिए। नीरज कुछ कहने ही वाला था कि गली के मोड़ से एक हेडलाइट की रोशनी बारिश को चीरती हुई दिखाई दी। कोई जल्दी में नहीं था, गाड़ी की रफ्तार वही थी जो एक आदमी की चाल की होती है, जब उसे पता हो कि वक्त आखिरकार हमेशा उसी का इंतजार करता है। एक सफेद एम्बेसडर कार, पुरानी लेकिन बेदाग, गेट के सामने रुकी। जो आदमी उस गाड़ी से उतरा, उसकी मौजूदगी में कोई शोर नहीं था, और यही बात नीरज को सबसे ज्यादा हैरान कर गई। पुलिस की गाड़ियों की बत्तियां घूम रही थी और नौकर चाकरों के रोने की सिसकियां हॉल के बाहर तक सुनाई दे रही थी। गली के 2-4 पड़ोसी अपनी खिड़कियों के पीछे से झांक रहे थे, और इस सारे शोर के बीच एसीपी चांदराम की चाल में एक ऐसी खामोशी थी जो हर आवाज को अपने आप धीमा कर देती थी। उनकी उम्र 60 के आसपास, सफेद बाल जो कंघे से पीछे किए हुए थे, माथे पर वो लकीरें जो सिर्फ बरसों की मेहनत और
जो रातों की नींद कुर्बान करने से आई थी। कुर्ते के ऊपर एक हल्का सा जैकेट, हाथ में कोई छाता नहीं, जैसे बारिश को भी पता हो कि इस आदमी को छूने की उसकी हिम्मत नहीं है। गेट पर खड़ा हवलदार तुरंत सैल्यूट करता है और हॉल के अंदर बैठी वो अधेड़ औरत जो अब तक फूट फूट कर रो रही थी, अचानक अपनी सिसकियां भीतर दबा जाती है, जैसे उस आदमी के कदमों की आहट ने ही पूरे कमरे का तापमान बदल दिया हो। चांदराम जी ने एक पल के लिए उस गली को देखा, सिर्फ देखा, जैसे रात के इस हिस्से को अपनी जांच में शामिल कर रहे हो, फिर सीधे नीरज की तरफ मुड़े। नाम? सर नीरज लाठिया। नए हो? ये सवाल नहीं था, उनकी आवाज में न सख्ती थी न नरमी, बस वो वजन था जो सुनने वाले को अपने आप सीधा कर देता है। आज तुम कुछ सीखोगे नहीं, बस देखोगे क्या हो रहा है, और जो देखोगे उसे जीवन में कभी भूलना मत। एक दिन ये सब कुछ देखा हुआ ही तुम्हारा हथियार बनेगा। चांद राम जी ने नीरज लाठिया को कहा। नीरज को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। चांदराम जी पहले ही बिना किसी जल्दबाजी के सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुके थे और हाथीराम बिना कहे 2 कदम पीछे उनके साथ हो लिए, जैसे बरसों से उनकी यही आदत रही हो। पहली मंजिल का गलियारा पुरानी लकड़ी की खुशबू से भरा हुआ था। लकड़ी की पॉलिश, किताबें और वो हल्की सीलन जो पुरानी हवेलियों और पुराने बंगलों से पूरी तरह कभी नहीं जाती। दीवारों पर जजवर्धन की जिंदगी टंगी हुई थी, शपथ ग्रहण की तस्वीरें, किसी सम्मान समारोह की, एक जवान आदमी अपनी वर्दी में मुस्कुराता हुआ, और आखिर में एक अकेली धुंधली सी तस्वीर, शायद वो उनके परिवार की होगी, जिसमें कोई चेहरा जानबूझकर ओझल कर दिया गया था। लगता था कि फ्रेम को भी झुर्रियां पड़ गई थी, जिसको सिर्फ एक बार टांग दिया गया और उसके बाद पीछे मुड़कर कभी उसको नहीं देखा गया। गलियारे के आखिरी छोर पर था स्टडी रूम। भारी सागवान की लकड़ी का दरवाजा चौखट से उखड़ा हुआ, जमीन पर एक तरफ झुका हुआ। अंदर की तरफ लगी लोहे की चिटकनी अब भी लटकी हुई थी, वो किस्म की चिटकनी जो सिर्फ और सिर्फ अंदर से बंद हो सकती थी, बाहर से नहीं। किसने तोड़ा? चांदराम जी ने पूछा। बिना किसी की तरफ देखे उनकी नजर पहले ही दरवाजे की चौखट पर टिकी हुई थी। मैंने सर। हाथीराम आगे आया। नौकर बता रहा था साहब कि जज साहब रोज रात को खाना खाने के बाद स्टडी रूम में बैठते थे और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते थे। बरसों से उनकी यही आदत थी। देर रात तक जब जज साहब स्टडी रूम से नहीं निकले, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो फिर पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा मैंने कंधा मार कर तोड़ दिया सर, अगर कोई गलती हुई है तो माफी चाहूंगा। तुमने सही किया। चांदराम जी की आवाज में इतनी तसल्ली थी कि हाथीराम का शरीर थोड़ा ढीला पड़ गया। और खिड़कियां? चांदराम जी ने पूछा। दोनों अंदर से बंद हैं सर, कुंडी लगी हुई है, आप चाहें तो बाहर से देख लीजिए सर। सीधी नीचे तक 30 फीट की दीवार है, कोई बालकनी नहीं, कोई पाइप नहीं, किसी भी तरीके का कोई निकास नहीं, हाथीराम जी ने कहा। चांदराम जी कमरे में दाखिल हुए। उनके कदमों में वो सलीका था जो किसी पवित्र जगह पर दाखिल होने वाले इंसान के कदमों में होता है। हर कदम नाप तोल कर, जैसे फरस का हर इंच अपनी एक कहानी रखता हो और उसे कुचलने का किसी को कोई हक नहीं। नीरज ने पीछे से झांका। जस्टिस दिनेश वर्धन की लाश
उनकी स्टडी टेबल के पास फर्श पर पड़ी थी। एक हाथ ऐसे फैला हुआ जैसे गिरते वक्त कुछ पकड़ने की आखिरी कोशिश की हो। शायद मेज का कोना, शायद कुछ और। चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं था जो अचानक हुए हमले में होता है। कोई डर नहीं, कोई हैरानी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति, जैसे मौत उन्हें चौंका कर नहीं बल्कि किसी पुराने वादे की तरह धीरे धीरे कुछ समझा कर आई हो। कमरे में कोई हथियार नहीं था, खून का एक कतरा तक नहीं, सिवाय एक चीज के। दाएं हाथ की कलाई के पास एक बेहद महीन सा निशान, जैसे किसी सुई ने बस छुआ हो और उसे निकाल लिया गया हो। मेज पर एक टेबल लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में एक खुली डायरी, एक आधा भरा गिलास पानी और किताबों की वो तरतीब जो बताती थी ये आदमी अपनी हर चीज को एक खास जगह पर रखने का आदी था। और आज उस तरतीब में सिर्फ एक बेतरतीबी थी। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर, हल्की सी टेढ़ी, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे छुआ हो। नीरज ने गला साफ करते हुए कहा, सर, अगर दरवाजा और खिड़कियां दोनों अंदर से बंद थे तो हत्यारा बाहर निकला कैसे? चांदराम जी ने पूरा वाक्य सुना, मगर उनकी हरकत में, उनके भाव में कोई हड़बड़ी नहीं थी जो इस सवाल को सुनने के बाद आनी चाहिए थी। वो मेज के पास झुके, बिना कुछ छुए। उनकी आंखें हर चीज को इस तरह नाप रही थी जैसे कोई जोहरी किसी पुराने हीरे को परख रहा हो। डायरी का खुला पन्ना, गिलास में पानी की सतह, टेढ़ी तस्वीर और वो महीन सा निशान जो कलाई पर था। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोले। कमरे में सिर्फ बाहर गलियारे से आती उस अधेड़ औरत की दबी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थी और दूर कहीं गली में एक कुत्ता बेवजह भौंक रहा था। आखिरकार चांदराम जी सीधा खड़े हुए। उन्होंने पहली बार सीधे नीरज की आंखों में देखा और उस निगाह में इतनी गहराई थी कि नीरज को लगा जैसे उसकी अब तक की पूरी जिंदगी नापी जा रही हो। लाठिया, उन्होंने कहा, तुमने जो सवाल पूछा वो सवाल ही गलत है। एक अच्छा ऑफिसर सवाल पूछने से पहले ये जरूर देखता है कि उस सवाल की डायरेक्शन ठीक है या नहीं। तो सवाल क्या है सर? नीरज ने पूछा। चांदराम जी ने डायरी की तरफ इशारा किया, बिना छुए। सही सवाल ये नहीं कि हत्यारा कमरे से निकला कैसे, सही सवाल ये है क्या हत्यारा कमरे में दाखिल हुआ भी था या नहीं। कमरे में एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। हाथीराम ने अपनी मूंछों के नीचे से एक धीमी सी सांस ली। उन्होंने ये एसीपी साहब का अंदाज पहले भी देखा था और वो जानता था कि जब साहब इस तरह के सवाल पूछते थे तो जवाब आने में रातें लग सकती थी, मगर जब आता था तो सुनने वाले की रीढ़ में सिरहन दौड़ा देता था। नीरज करीब गया, डायरी के खुले पन्ने पर झुका और पढ़ा और उसका चेहरा फीका पड़ गया। तारीख आज से ठीक 20 साल पुरानी थी और उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जज साहब की अपनी लिखावट में। देखने से ऐसा लग रहा था कि जज साहब ने इस लाइन को मरने से पहले 100 बार पढ़ा हो। एक दिन ये फैसला मुझ पर लौटेगा और मैं जानता हूं वो दिन जरूर आएगा और मैं उसका सामना करूंगा, चाहे वो जो भी शक्ल लेकर आए।
ये लिखा था जज साहब की उस डायरी के पन्ने पर। चांदराम जी ने धीरे से अपनी टोपी उतारी और मेज के एक कोने पर रख दी। यह हरकत इतनी मामूली थी, फिर भी हाथीराम और नीरज दोनों समझ गए कि ये रात बहुत लंबी होने वाली है और उसकी शुरुआत का ऐलान हो चुका था। लाठिया, एसीपी साहब ने कहा और अपनी नजर अब भी डायरी की उस लाइन पर टिकाए हुए। ये 20 साल पुरानी फाइल निकलवाओ और हाँ, फोरेंसिक टीम को भी बुला लो। इस कलाई के निशान का जवाब उन्हीं के पास है। वो एक पल के लिए रुके, फिर धीमी आवाज में जोड़ा जैसे खुद से ही कह रहे हों, और मीडिया वालों को दूर रखो, जितना देर रख सको उतना दूर रखो, क्योंकि सच को सांस लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, और इससे पहले कि दुनिया उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दे, सच का पता लगाना बहुत जरूरी है। बाहर गली में बारिश एक बार फिर शुरू हो गई थी, धीमी, लगातार, जैसे वो भी जानती थी कि आज रात इस बंद कमरे में 20 साल पुरानी कोई चीज आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ चुकी है। तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी, और आगे की कहानी सुनने के लिए आप अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो कृपया करके अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज़्यादा प्रेम अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद।